हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने भूगोल के 50 प्रश्नों को लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल के भाग की अगर हम बात करें तो क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है, लेकिन निहारिका जो है यह आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निहारिका आपका अलग है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अक्षांश पर जो खींची गई रेखाएं हैं वह आपका 179 है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। कितनी है तो 179 रेखाएं हैं जो कि आपका जो है कि 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींची गई हैं। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मांड में पल्सर की तो वह आपका क्या है, तो वह आपका घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। जी हाँ दोस्तों, घूमते न्यूट्रॉन तारे को हम लोग पल्सर बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह शुरू में हमने जो प्रश्नों को लिया है यह वर्ल्ड जियोग्राफी से लिया है। तो इसलिए अगर आप TRE 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, और जो है कि 9 to 12 के लिए कर रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो से गारंटी मानिए कि आपको ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो अगर हम बात करें सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड के बारे में तो वह आपका क्या है, तो वह आपका सूर्य है। सूर्य को सबसे प्रधान माना गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कि यह खोज किया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वह थे आपके कॉपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1514 ईस्वी में जो है कि हस्तलिखित निबंध में जो है वह कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कि यह कहा गया था कि जो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है कि उसकी परिक्रमा करती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी जो आकाशगंगा है केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो वह जो है आपका वह हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं। तो अगर हम बात करें हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो तारामंडल की अगर हम बात करें तो कुल 88 तारामंडल जो है कि स्थित हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह कौन से हैं जो कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो वह आपके सप्तऋषि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सप्तऋषि कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन हम इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को शामिल किया है और हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। बस जो है कि 10 से 15 दिन का समय है और ऐसे में पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमको बहुत शॉर्ट में जो है कि चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है कि जल्दी जल्दी प्रश्नों को करवा रहे हैं और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो वह ग्रह कौन सा है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा बुध। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है,
तो सौरमंडल का अगर हम सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वह आपका है शुक्र ग्रह। इसको आप याद रखिएगा, शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर जो माध्य तापमान इसका रहता है यह 464 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें तो वह किस ग्रह को कहते हैं? तो वह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं, सुबह का तारा भी इसको कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ध्रुव आपका जो है कि यही शुक्र ग्रह होता है। अगला है, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य से चलने वाला प्रकाश है वह आपका कितना समय लेता है? तो वह आपका लेता है 8 मिनट 19 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, कितने समय पे पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक जो है वह सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 8 मिनट 19 सेकंड कहीं नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है कि देखिए 4 ही ऑप्शन है, तो इसमें 8 मिनट वाला आप आंसर मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पर आपके पास 5 विकल्प होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो आप इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि 8 मिनट दिया रहेगा तो वह नियर अबाउट है, करेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आप इनमें से कोई नहीं वाला मारिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वह आपका लगता है 365 दिन और जो है कि 1/4 दिन। जी हाँ दोस्तों, 365 से 1/4 दिन लगते हैं, मतलब एक दिन का 1/4 लगता है और 365 दिन पूरे लगते हैं। तो यही चल के 1/4 जो जुड़ता है तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसको कि लीप ईयर बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो अगर हम बात करें पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है यह प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें बात करें तो पृथ्वी जो है वह प्रति मिनट जो है वह 27.8 किलोमीटर जो है वह तय करती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कितना तय करती है? 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट जो है वह पृथ्वी चलती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें, मरुस्थल नहीं है, मरुभूमि दिया गया है, तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो कहाँ पर रहती है? तो वह आपकी रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जो है वह मरुभूमि होने की संभावना जो है वह 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो अगर हम बात करें तो एक प्रभावी कोरियोलिस जो बल होता है वह किसके कारण होता है? तो वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, कोरियोलिस बल जो लगता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर हम बात करें सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह की तो वह आपका बृहस्पति है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका शनि है, फिर आपका अरुण है, फिर आपका वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, फिर बुध है। तो बुध सबसे छोटा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो अगर हम बात करें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो सबसे कम है, तो शनि ग्रह का जो है कि घनत्व तो सबसे कम होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता होती है? तो अगर हम बात करें जो आंतरिक परत नीफे की निर्माण होता है उसमें जो है आपका निकेल और फेरम की अधिकता होती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी अधिकता होती है? तो निकेल और फेरम पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। फेरम को लोहा बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है,
तो शनि जो है यह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो अगर हम बात करें तो यह 29.5 वर्ष लेता है। जी हाँ दोस्तों, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 वर्षों में जो है कि समय लेता है, जो कि निकटतम विकल्प आपका 29.5 है, तो यह सही हो जाएगा। अगला है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो अगर हम यूरेनस की बात करें तो यह पृथ्वी का चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। 84 वर्ष का समय लेता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो अगर हम बात करें जियोडेसी के बारे में, यह कौन सा विज्ञान है जिससे वह संबंधित है, तो यह आपका पृथ्वी के आयाम की माप से, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आयाम की माप से संबंधित है। तो इसको आप याद रखिएगा, जियोडेसी क्या है, तो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अगर दोस्तों हम इसमें से जोड़े की बात करें तो कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, अब घटक जो है कि जीवाणु से संबंधित है, तो यह आपका सही ऑप्शन है। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह तीनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जो है कि भूभाग सबसे कम है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, तो वह आपका सवाना घास का मैदान है। जी हाँ दोस्तों, सवाना घास का मैदान जो है यह आपका अफ्रीका में जो है कि स्थित है और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो अगर हम बात करें किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो वह सही ऑप्शन आपका है पृथ्वी और सूर्य के। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है कि एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए, अगर हम बात करें भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है, इसको जो है वह WM डेविस ने जो है वह इसको जो है कि अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो अगर हम बात करें मानक समय जो निर्धारित करने का आधार होता है, यह होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। जी हाँ दोस्तों, किसी समय पर मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वह प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान है का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय हो। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली जो है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा 6 PM। जी हाँ दोस्तों, बस यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 6 PM जो है कि होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होता है, और यहाँ पर अगर आप जो है कि इसको गुणा कर लेंगे, 90 डिग्री दिया है तो 90 गुणे 4 कर लेंगे, जो कि 360 मिनट आएगा और 6 घंटे का अंतर होगा। तो अभी जो है कि आपका 12 बज रहा है तो 6 बज जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो कौन सा ऐसा पठार है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो वह है आपका बघेलखंड का पठार। जी हाँ दोस्तों, बघेलखंड पठार आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसको कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है।
तो अगर हम बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉकी पर्वत की। जी हाँ दोस्तों, रॉकी पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है, अगर एंडीज रहता तो एंडीज हो जाता, क्योंकि एंडीज की पर्वत श्रृंखला बहुत ही लंबी है। अगला है कि क्राल एक प्रकार की संरचना निर्धारित है। तो पूछा गया है कि क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो कौन सी संरचना है? तो देखिए, जो क्राल है यह दक्षिण अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो दुनिया में जो है बड़े बांधों की संख्या का जो आधा हिस्सा है यह आपका कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से ई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो आकलनों के अनुसार जो है कि दुनिया में कुल बड़े बांध जो कि 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले हैं, इसको जो है या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण वाले हैं, इनकी संख्या लगभग जो है वह आधा चीन के पास है। और एक अन्य आकलन के अनुसार जो है कि दुनिया के जो बड़े बांधों में 57% भारत और चीन में है। तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है वह नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो अगर हम बात करें सबसे शुष्क रेगिस्तान की, तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा है, इसको याद रखिएगा। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में पड़ता है, तो याद रखेंगे। अगला है तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो अगर हम बात करें तुम्मालपल्ले खदान की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह आपका जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींचा जाती है वह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अफ्रीका। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि सबसे अधिक देश हैं। तो अधिक देश की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है वह सबसे अधिक देश है, तो इसको याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में अगर मशरूम सेल का जो निर्माण होता है यह आपका अपघर्षण का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, किसका? तो अपघर्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो जापान के अगर हम जो है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सटीक कथन की बात करें तो जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है कि जापान में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का उपयोग होता है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान उत्तरी भाग में स्थित है, तो यह गलत है। अगला है जापान में बड़े उपजाऊ मैदान है जो अनाज उगाने के लिए उपयुक्त है, तो बिल्कुल गलत है। कोयले और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी आपको ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो कौन सा ऐसा सागर है जहां पर दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो वह आपका हो जाएगा मृत सागर। जी हाँ दोस्तों, मृत सागर में जो है कि 238 से लेकर 240% तक जो है कि लवणता पाई जाती है, और इस सागर में अगर आप जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप बिल्कुल ऊपर तैरते रहेंगे। अगला है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है।
तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो वह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वह है आपका चिली। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। अगर हम सर्वाधिक द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया में जो है वह सर्वाधिक द्वीप हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में आपके सर्वाधिक द्वीप हैं। यहाँ पर जो है कि 17,508 द्वीप जो है वह इंडोनेशिया के पास है। वहीं पर फिलीपींस की बात करें तो उसके पास 7,641 द्वीप हैं। वहीं पर मालदीव की बात करें तो इसके पास 1,192 द्वीप हैं और क्यूबा के पास आपके 4,195 द्वीप हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़े द्वीप की तो वह आपका है बोर्नियो द्वीप। जी हाँ दोस्तों, बोर्नियो द्वीप जो है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमायाकोन किस क्षेत्र में है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया किस देश में है जो कि सबसे मानव निवास क्षेत्र है ओयमाकोन, या किस देश में है, तो यह आपका रूस में है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम सीमा रहित सबसे बड़े देश की बात करें तो वह आपका जापान है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का अगर हम सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वह आपका होन्शु द्वीप है। जी हाँ दोस्तों, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद जो है कि आपका शिकोकू है, क्यूशू है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की तो यह आपका डेनमार्क का भाग है। जी हाँ दोस्तों, किसका भाग है, तो डेनमार्क का भाग आपका ग्रीनलैंड है। अगला है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की बात करें तो यह जो आपका विकसित किया गया था यह ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, तो ए वेगनर के द्वारा जो है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वह इसको विकसित किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो बिल्कुल गलत दिया गया है। वे जल के लिए संरंध्र होती हैं, तो यह भी गलत है। अगला है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अगला है, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल गलत दिया गया है कि इन चट्टानों में सिलिका पाया जाता है और उसमें लिखा है कि सिलिका नहीं होता है। तो यह ऑप्शन गलत है। तो इसलिए इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा कि ये क्रिस्टलीय होती हैं और अक्रिस्टलीय होती है, दोनों प्रकार की होती हैं। चलिए दोस्तों, यह आपके आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए जो कि भूगोल के प्रश्नों को हमने लिया था। और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप TRE 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो गारंटी है कि आपको एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न BPSC के फेवरेट प्रश्नों को लिया है। कई बार जो है कि BPSC ने इन प्रश्नों को एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके भूगोल की जितनी भी वीडियोस हैं आप देख जाइए। साथ ही में कोई और सब्जेक्ट के है, जैसे साइंस का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है, या विज्ञान, या जो है कि आपका इसका बिहार स्पेशल का है, तो उन सभी वीडियोस को भी आप देख जाइए। और अगर आप उन सब की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको TRE 3 एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।